सभी वीडियो देखने के लिए आपको यहाँ पर वी गोट क्लासेस दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस मिलता है। फिर इसके बाद अगर आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से सारी टोटल प्लेलिस्टें मिलेगी। इसके बाद अगर आप जिस क्लास में हैं उस क्लास का नाम और साथ ही जो आपकी ट्रेड है उसका नाम पढ़कर और ये सभी प्लेलिस्टें आप देख सकते हैं। जैसे कि आप फीटर थ्योरी को पढ़ना चाहते हैं फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे। सेकंड ईयर वाले इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो इस वाली पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट ईयर वाले इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ना चाहते हैं जो कि नीम की पीडीएफ पे भी हल करवाई जा रही है तो वह इन पर क्लिक कर सकते हैं। बाकी इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए सभी के लिए सेम है ना, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले, तो इसको थोड़ा सा ऊपर करके और यहाँ पर आएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग पर। तो ये फर्स्ट ईयर वाली है तो सेकंड ईयर वाले भी बेफिक्र होकर इन पर क्लिक करेगा। इस पर क्लिक करके और आप जैसे ही यहाँ पर नीचे आएंगे येलो वाले, ये जो येलो वाले थंबनेल जो भी नजर आ रहे हैं ना आपको वीडियो वाले, ये नीचे मिलेंगे और अधिक आपको। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेंगे, ठीक है। फिर इससे पीछे आएंगे, फिर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए क्या करोगे, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए मैं बता देता हूँ कि आपको सेकंड ईयर के लिए तो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की क्लासें पढ़नी है। जो सेकंड ईयर में स्टूडेंट्स हैं उनके कोई भी ट्रेड्स हो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड ईयर वाले तो यह पढ़ेंगे। और साथ ही आप जो फर्स्ट ईयर वाले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की तैयारी करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और फर्स्ट ईयर का वर्कशॉप कैलकुलेशन का सारा मेथड इस वाले वीडियो में इस वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो लगातार जुड़े रहेगा। नमस्कार साथियों, आज अपन 19 नंबर से क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। अपन जो पढ़ रहे थे पीडीएफ, जो अपनी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट वाली पीडीएफ, उसका अपन ऐसी थ्योरी जो चैप्टर है उसको अपन कंप्लीट पूरा पढ़ रहे थे। उसमें अपन 18 क्वेश्चंस तक अपन ने कर लिया था। आज जो क्वेश्चंस रहेगा 19 नंबर, 19 से अपन आगे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा वो अपन यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन है अपना जो कि है प्रतिरोध R यानी कि 15 ओम, परिणामी प्रतिघात 20 ओम, 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति से जुड़े RLC परिपथ के शक्ति गुणांक की गणना करें। RLC सर्किट वो होता है जो कि तीन चीज़ें श्रेणी में लगी होती है। एक तो लगी होता है प्रतिरोध, L यानी होता है कुंडली वाइंडिंग, है ना, और एक होता है कैपेसिटर। ये तीनों क्या होते हैं, श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। तो जो यहाँ पर x मान दिया है वह कैपेसिटर और कुंडली दोनों का प्रतिरोध मिलाकर होता है x का मान, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर अपन को क्या ज्ञात करना है, टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना है। उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अपन शक्ति गुणांक की गणना कर सकते हैं, क्योंकि शक्ति गुणांक का जो फॉर्मूला होता है ना, कोस थीटा बराबर R/Z होता है। क्या होता है, कोस थीटा R/Z होता है। R का जो मान है वो तो अपने पास 15 है, लेकिन Z का मान अपने पास नहीं है। तो Z का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो Z को मान को ज्ञात करने के लिए अपने पास फॉर्मूला है Z बराबर R², Z² भी लिख सकते हैं, Z² बराबर R² प्लस X², ये फॉर्मूला है। तो R² अपन लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर कितना आएगा, 20 का स्क्वायर, ठीक। आगे बढ़ाएंगे, 15 को 15 से गुणा करेंगे 225 आ जाएगा, प्लस 20 को 20 से गुणा करेंगे 400 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, तो 625 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर Z² है, अब Z² बराबर 625 आया। अब ये स्क्वायर हटाना है अपन को Z के ऊपर से, तो इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, अंडर रूट लगाएंगे। तो बराबर क्या आया अपना 25 आया, यानी कि Z का मान क्या आया, 25 आया। Z का मान याद रखना 25 आया। अब देखिए R बराबर अपने पास ये है, Z का मान अपने पास 25 है। तो मान निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला मैंने पहले भी लिख दिया था, R/Z, ये फॉर्मूला था। R का मान 15 है, 15 लिख दिया, बटा Z का मान अपने पास कितना आया, 25 आया, वो लिख देंगे यहाँ पर। अब इसको भाग देंगे, 5 से कटेगा 3 बार, ये कटेगा 5 बार, ऐसे भाग देंगे 0.6 आएगा। 3 में 5 का भाग दिया 0.6, बी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वह है 240 वोल्ट, यहाँ से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति और 8 एम्पीयर धारा प्रवाह वाले जुड़े RLC समांतर सर्किट के मान इंडक्टिव वाई यानी कि गणना करें। इसके माध्यम से करंट पास किया जाता है, इसके माध्यम से कितना करंट पास किया जाता है। तो इसको कैसे हल किया जाएगा, यहाँ पर वाई याद करना है ना, एडमिटेंस। इसका फॉर्मूला होता है I/V, उल्टा होता है ना, I/V, ये ध्यान रखना आप, वाई बराबर। तो I अपने पास कितना है, 8 एम्पीयर दिया है, तो 8 को ऊपर लिख देंगे। V अपने पास कितना है, 240 वोल्ट, तो 240 को यहाँ पर लिख देंगे।
अब इसको आपको हल करना पड़ेगा। 8 में भाग नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा। 80 में भी नहीं जाएगा तो यहाँ पर पॉइंट लगा के फिर 0 लगाएंगे, 0 हो जाएगा। अब भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। कहाँ है आंसर? सी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर आपका यहाँ पर कम्प्लीटली सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, एक कला आरसी समांतर परिपथ में लाइन धारा की गणना करने का सूत्र है। इसको गणना करने का जो फॉर्मूला है, यानी कि देखिए यहाँ पर गणना किसकी करनी है। यहाँ पर ये तो स्रोत है, ऐसी सप्लाई दी जा रही है, यहाँ पर ये प्रतिरोध है और यहाँ पर ये कैपेसिटर है। तो लाइन द्वारा प्रतिरोध और कैपेसिटर तीनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है ना, वह सही आंसर होगा। लाइन धारा बराबर अंडर प्रतिरोध धारा का स्क्वायर माइनस कैपेसिटर धारा का स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है, ऐसी परिपथ में कम शक्ति गुणांक, यानी कि कम शक्ति गुणांक को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? बेहतर बनाने के लिए तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है अपन को, डी ऑप्शन सी ऑप्शन प्रेरकत्वों को श्रेणी में जोड़कर, यही अपना क्या रहेगा? कम्प्लीटली सही आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है, डेल्टा में जुड़े सिस्टम में लाइन करंट और फेज करंट के बीच क्या संबंध है? लाइन करंट और फेज करंट के बीच क्या संबंध है? तो उसके लिए आपका डी ऑप्शन सही रहेगा। लाइन धारा बराबर फेज धारा बट्टा √3। लाइन धारा बराबर फेज धारा बट्टा √3। अगला जो क्वेश्चन है वह है, कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है? कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य पूछा गया है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर कम्प्लीटली सही आंसर रहेगा, जो कि है वह है टू अनश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ 3 फेज सिस्टम। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, एक स्टार से जुड़े 3 कला भार की आभासी शक्ति की गणना करें। अगर यह 0.8 शक्ति गुणांक पर 3 कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़ा है और फेज धारा 10 एम्पियर है। देखिए, इसमें जो आपको शक्ति गुणांक की गणना करनी है ना, आभासी शक्ति गुणांक की, देखो इसको कैसे हल करेंगे अपन। तो अपन को आभासी शक्ति गुणा करनी है तो एस लिख सकते हैं या पी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। √3 वी और आई, ये फॉर्मूला अपन लगाएंगे। आभासी है इसलिए अपन को शक्ति गुणा का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपन कोस थीटा नहीं लगाएंगे। √3 इंटू वी अपन को दिया है कितना? 415 दिया है, वो लिख लेंगे। इंटू आई अपन को कितना दिया है? 10 एम्पियर, तो 10 लिख लेंगे। बाकी सबको गुणा करके आप जब मान निकालोगे तो आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। तो आप कर लेना ये गुणा। √3 का कैसा आएगा? तो 1.732 आएगा। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर इंटू 415 इंटू 10, इस तरीके से आप कर लेना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 3 कला शक्ति माप में 2 वाट मीटर विधि में से यदि एक शून्य पाठ्यांक और दूसरा कुल खपत पाठ्यांक है तो शक्ति गुणांक क्या होगा? एक शून्य पाठ्यांक है और दूसरा कुल खपत पाठ्यांक है तो शक्ति गुणांक क्या होगा? तो यहाँ पर होगा 0.5। ध्यान रखना, 0.5। अगला जो क्वेश्चन है वह है, फॉर्म फैक्टर का सूत्र क्या है? फॉर्म फैक्टर का सूत्र पूछा है। तो फॉर्म फैक्टर का सूत्र है औसत मान बटा RMS मान। ठीक है, फॉर्म फैक्टर का मान क्या है? एवरेज वैल्यू बटा RMS वैल्यू। अगला जो क्वेश्चन है वह है, ऐसी समांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित किया जाता है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका कम्प्लीटली सही आंसर रहेगा, एडमिटेंस। अगला जो क्वेश्चन है वह है, किस ऐसी परिपथ में वोल्टेज और करंट के बीच का कला संबंध होता है? तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज पहले आगे बढ़ा, फिर धारा बाद में। तो इसके बाद में यहाँ पर देखो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ है, प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व प्रतिरोध है, या प्रतिरोध एवं धारित्य परिपथ है, या प्रतिरोध प्रेरकत्व एवं धारित्य परिपथ है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा आपका सही आंसर होगा?
तो बी सही रहेगा, क्योंकि इसमें प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व परिपथ है। प्रेरकत्व में क्या होता है, धारा पीछे रहती है और वोल्टेज आगे चलता है। तो वोल्टेज पहले ही चला और धारा बाद में चल रही है। ये आपको आगे दिख रही है, लेकिन ये बाद में चली, वोल्टेज पहले ही चल चुका था। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये प्रेरकत्व वाला होगा, बी वाला सही रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है, तीन कला प्रणाली में यदि सक्रिय को बोलते हैं एक्टिव पावर 4 किलोवाट और आभासी शक्ति 5 किलो एम्पियर है तो प्रतिक्रियाशील शक्ति की गणना करें। देखिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना, KVA बराबर, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगता है, KW लिखना है, इसके ऊपर भी स्क्वायर, प्लस KVAR, इसके ऊपर भी स्क्वायर। अब आपको ज्ञात क्या करना है, ये वाला लास्ट का KVAR ज्ञात करना है। KVA आपको दिया है और KW भी आपको दिया है, तो ये ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, KVAR इसको यहाँ रखेंगे, है ना, और ये KVA यहाँ रखेंगे, KVA सभी के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। और ये जब W इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, KW इधर आ जाएगा। तो यानी कि कलर चेंज कर देता हूँ मैं, यानी कि अपन को KVA और KW इनको मान रखना है। KVA तो ज्ञात ही करना अपन को, KVA कितना है अपने पास 5 है, 5 रख दिया, माइनस लगाएंगे। KW कितना है अपने पास 4 है, तो 4 दोनों के ऊपर क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। और इसका स्क्वायर हटाने के लिए अपन इसके ऊपर क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। 5 का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, माइनस 4 का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अंडर रूट 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। 9 का अंडर रूट बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 अपना कंप्लीटली सही आंसर, जो कि सी ऑप्शन में अपन को दिया है। अगला क्वेश्चन है, RLC श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होगा, किस स्थिति में अनुनाद होगा। तो अनुनाद तब होगा जब प्रेरकीय प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात बराबर होगा। प्रेरकीय प्रतिघात क्या होता है, कुंडली में होता है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध होता है कुंडली का प्रतिरोध, प्रेरकीय प्रतिघात। धारतीय प्रतिघात क्या होता है, कैपेसिटर का जो प्रतिरोध होता है वह धारतीय प्रतिघात होता है। यानी कि बी ऑप्शन अपना कंप्लीटली सही आंसर होगा, दोनों बराबर होने आवश्यक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, 3 कला 2 वाट मीटर विधि। 3 कला यानी कि 3 फेज 2 वाट मीटर विधि में वाट मीटर के ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे। ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर अपन धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे। तो मीटर में दबाव कुंडली के संयोजन बदलने पर, मीटर के दबाव कुंडली के संयोजन बदलने पर अपन धनात्मक पाठ्यांक प्राप्त कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, जाव क्रिया AC के लिए फॉर्म फैक्टर क्या है। फॉर्म फैक्टर का मान आप याद रखना और इसको रट लेना, 1.11 होता है, ध्यान रखना, इसकी कोई इकाई भी नहीं होती। यही आपका कंप्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, AC समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है। तो पारस्परिक क्या है, डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर। देखिए, ससेप्टेंस होता है चालकता, उसी प्रकार से प्रेरकत्व का पारस्परिक होता है। परिपथ में प्रेरकत्व होता है, प्रेरकत्व भी बहता है और ससेप्टेंस भी बहता है, ये ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है, धारा एवं वोल्टेज के मध्य कौन सा संबंध दर्शाया गया है। अब देखिए यहाँ पर वोल्टेज भी एक साथ, अब यहाँ पर V और I तो लिखा नहीं है ना, VI लिखा नहीं है, तो धारा कहेंगे। लेकिन ये जरूर अपन को पता है कि ये एक ही समय से उठ रहे हैं और एक ही जगह पे वापस से आ रहे हैं दोनों, है ना। ये ऊपर भी जाके आ रहा है, इसकी गति ज़्यादा है इसलिए जल्दी घूम के आ रहा है दूर तक, और ये पास में जल्दी से आ रहा है, यानी कि इसकी गति कम रहेगी, इसकी गति ज़्यादा रहेगी, लेकिन दोनों एक ही समय पर, मतलब उसी समय पर दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये धारा एवं वोल्टेज समान कला में रहेंगे। ठीक है, ए ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही रहेगा, धारा एवं वोल्टेज समान कला में रहेंगे। दोनों क्या है, समान कला में है, एक जगह मिल रहे हैं, यहाँ पर भी एक जगह मिल रहे हैं, तो समान कला में है। अगला क्वेश्चन है आपका, जो कि 2 वाट मीटर विधि द्वारा कुल शक्ति की गणना करें। 2 वाट मीटर द्वारा कुल शक्ति की गणना करें। यदि 1 वाट मीटर W2 रीडिंग उलटने के बाद ली जाती है तो क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, W1 माइनस W2 की रीडिंग बराबर होगी, यानी कि ये ध्यान रखना आप, सी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन है जो कि है कौन सी तीन कला प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है। तो कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता कहाँ होती है? तो सी ऑप्शन। देखिए, तीन तार डेल्टा संयोजित सिस्टम में, तीन तार डेल्टा संयोजित सिस्टम में होती हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि है तीन फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 हो तो लाइन वोल्टेज क्या होगा? देखिए, यहाँ पर आपको ये चीज़ें देखनी होती है। तीन फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 वोल्टेज है तो लाइन वोल्टेज क्या होगा? तीन फेज सिस्टम में तो डेल्टा डेल्टा से मानो आप। तो तीन फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 है तो लाइन वोल्टेज क्या होगा? तो आपको यहाँ पर गुणा करना होगा। गुणा किससे करना होगा? अब यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो, गुणा करना होगा आपको √3 से गुणा करना होगा। किसको? 240 को। क्यों करना होगा? क्योंकि लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज होता है ना, √3 गुणा फेज वोल्टेज होता है। ठीक है, √3 से गुणा करना पड़ेगा। गुणा करके आपका जो आंसर आएगा, कर लेना आप, 415 आ जाएगा। ठीक है, जैसे लाइन वोल्टेज 415 वोल्टेज का होता है और फेज वोल्टेज 240 का होता है, तो ऐसे भी आंसर दे सकते हो। लेकिन जैसे आप इन दोनों को गुणा करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। √3 का मान मैंने पहले आपको बता दिया था। फॉर्म फैक्टर का सूत्र क्या है? फॉर्म फैक्टर का सूत्र आपसे पूछा है, जो कि होगा प्रभावी मान बटा औसत मान, यानी कि ए ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वह है 41 नंबर क्वेश्चन है, जो कि RLC श्रृंखला सर्किट में सर्किट की प्रतिबाधा की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, मैं नहीं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है जो कि तीन फेज शक्ति माप की 2 वाट मीटर विधि में यदि 1 वाट मीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देता है तो पावर फैक्टर क्या होगा? तो पावर फैक्टर क्या होगा? 0.5 से कम होगा। ये ध्यान रखना आप। डी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है तीन कला ऐसी परिपथ में कला अंतर कितना होता है? इसका आंसर भी मैंने बहुत बार बता दिया है, लेकिन फिर आप याद रखना कि अगर 90 के बारे में पूछे तो सिंगल फेज के लिए होता है, और यहाँ पर आपसे किसके बारे में पूछा है? 3 फेज के बारे में, तो ये 120 डिग्री आपका कम्प्लीटली सही आंसर होगा। और ये किसके लिए है? तो ये सिंगल फेज के लिए, सिंगल फेज के लिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है जो कि है किस स्थिति में अनुनाद RLC सर्किट कहा जाता है? अनुनाद किस स्थिति में कहा जाता है? तो वह कहा जाता है सी ऑप्शन, XL बराबर XC हो तब। ठीक है, दोनों का मान क्या हो? बराबर हो तब। क्वेश्चन है स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिमाण का गुणन होता है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर रहेगा, फेजर परिमाण। ठीक है, तो आपका एससी सर्किट का जो चैप्टर था वह भी कंप्लीट हो चुका है। कल अपन सेकंड PDF से स्टार्ट करेंगे नए चैप्टर के साथ, तो लगातार जुड़े रहेगा। बाकी दिनों में अपन पूरी PDF को भी कंप्लीट कर लेंगे। इतने तक आए हैं तो इतना भी अपन कर लेंगे। ठीक है, तो लगातार जुड़े रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।